हेलो स्टूडेंट, तृतीय वर्ष की गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे गृह निर्माण की योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। गृह निर्माण की योजना, गृह निर्माण क्या है? सबसे पहले कि हम जब घर बनाने चाहते हैं, ठीक है ना, तो उस समय कई तरह के, जैसे कि किस तरीके से हमको घर बनाना है, उसके लिए जो भी हमारी परिस्थितियां होती है, जितनी भी परेशानियां होती है, हमें घर में जो भी सुविधाएं हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम घर बनाना चाहते हैं। तो भूमि लेकर उस पे घर का निर्माण करते समय हमें कई उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। अब सर्वप्रथम कि घर हमारे लिए क्यों जरूरी है? घर में हमें रहना होता है, हमारे लिए जो एक सुरक्षा प्रदान जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? घर होता है। हमें अपना स्वयं का घर होना बहुत ही सुविधाजनक होता है। किराए के मकान पे रहना या बना बनाया मकान लेना, ये जो दोनों सुविधाएं होती है वह हमारे लिए हमारे अनुसार एकदम उपयोगी नहीं होती। यानी कि जिस तरीके का हमें मनचाहा मकान चाहिए उस तरीके के वह मकान नहीं होते। उनमें किसी न किसी तरीके से कोई न कोई समस्या जरूर उत्पन्न होती है। तो जो हम स्वयं का खुद का जो मकान हम बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसमें हम सारी वह सुविधाएं रखते हैं जो सुविधाएं हमें चाहिए। जिस चीज से हमें समस्या आती है वह सारी उन समस्याओं का निदान हम किस जगह कर सकते हैं? अपने स्वयं के मकान में कर सकते हैं। तो उसमें वह मकान इस तरीके का होना चाहिए कि हमें हर तरीके से हमें सुविधा मिल सके, किसी भी तरह की कि हमें कोई कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो, रहने में वो सुविधा हो, प्राकृतिक जो विपदाएं आती है उनसे हमें सुरक्षा हो सके। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें गृह निर्माण करना चाहिए। गृह निर्माण के अंतर्गत कई तरह की एक तरीके से कई तरह स्थानों का चयन करना पड़ता है। हमें कई चीजों का ध्यान रखना या उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि जब हम स्वयं का मकान बनाने जा रहे होते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन क्षेत्र में हमें ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हमें अच्छा सा घर प्राप्त हो सके और हम उसमें हंसी खुशी से, आराम से, सुख सुविधा से रह सके अपने घर में। तो ये जो घर है वह एक तरीके से भौतिक सुविधा है, यानी कि भौतिक आवश्यकता है, हमारी बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। तो उसमें कई जगह स्थान ऐसे होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसका चयन करना, यानी कि उनके बारे में जानकारी होना और उस स्थानों क्षेत्र में हमें अच्छे से जानकारी होकर उसका निर्माण करना जरूरी होता है। तभी जो गृह निर्माण है वह अच्छे से बन सकता है। और उसकी योजना, सबसे पहले घर बनाने से पहले उसकी योजना यानी कि उसकी रूपरेखा तैयार कर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत आती है योजना, योजना पर नियंत्रण और उसका मूल्यांकन। ये 3 पॉइंट आते हैं गृह निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत। यानी कि जब हम गृह निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें ये 3 पॉइंट जरूरी। तो उसमें सबसे पहले आती है योजना। योजना यानी कि किसी भी चीज की रूपरेखा बनाना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी रूपरेखा तैयार करना। तो यही रूपरेखा जब हम गृह निर्माण की योजना बना रहे हैं, यानी कि हम जब अपना स्वयं का प्लॉट लेकर जो हम घर बनाते हैं, भूमि लेकर जो घर बनाते हैं, उस गृह निर्माण की जो योजना यानी कि उसकी रूपरेखा किस वे में तैयार करनी चाहिए, कि रूपरेखा के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्थान का चयन, यानी कि स्थान, यानी कि जो हम भूमि ले रहे हैं उस भूमि के बारे में, यानी कि जो हम भूमि ले रहे, प्लॉट जो हम ले रहे हैं घर निर्माण के लिए, उसके बारे में अच्छे से हमें चयन, उसका चयन अच्छे से करना चाहिए और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। तो स्थान के चयन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मकान जो है वह ऊंची जगह पर बनवाना चाहिए ताकि उसमें अच्छे से रोशनी जा सके, धूप जा सके, ताजी हवा आ सके। इस तरह की जो भी सुविधा है वह हमें अच्छे से मिल सके। भूमि जो है यानी कि हमारा जो मकान है वह बरसाती पानी के बहाव के मध्य में स्थित नहीं होना चाहिए, यानी कि रास्ते में घर नहीं होना चाहिए। जो हम घर का निर्माण करेंगे तो वह घर हमारा रास्ते में नहीं हो, ताकि बारिश का जो पानी आता है वह घर के
आसपास से होकर जाए, जिससे कि घर कमजोर भी बनता है और वह बीच में भी पड़ता है। इसलिए इस तरीके की भूमि नहीं लेनी चाहिए। भूमि के आसपास गड्ढे, तालाब, नाली, पशुशाला आदि क्षेत्र जो है वह नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें हमारे घर के आसपास नहीं होने, यानी कि जो हम घर बना उसके आसपास ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इनसे क्या होती है, दुर्गंध आती है, शुद्ध वायु हमें नहीं मिल पाती है, सारे दिन इनका शोरगुल सुनाई देता है। इसलिए हमारे घर के आसपास यानी कि स्थान के आसपास ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर घनी आबादी से दूर हमारा घर, यानी कि आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनसे दूर, थोड़ा दूर हमें अपना घर बनाना चाहिए। यानी कि जो भी शोरगुल का वातावरण होता है, ठीक है, जहाँ पे आसपास में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, अस्पताल है, इस तरह की ये जो भी सुविधा होती है, इन सुविधाओं से थोड़ा सा दूर यानी कि घनी आबादी से दूर हमें घर बनाना चाहिए, ताकि इनके शोरगुल से हमें परेशानी ना हो। सड़क से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि जो भी हम घर बना रहे हैं वह घर किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, सड़क से जुड़ा हुआ नहीं। यानी कि हमारा जो घर का दरवाजा खुलता है वह मेन गेट जिसे कहते हैं, वह जो खुले वह कहाँ पे खुलना चाहिए, सड़क पर खुलना चाहिए, ताकि हमें आने जाने में असुविधा महसूस न हो। भवन जो है वह बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उससे न तो ज्यादा दूर होना चाहिए और न ही उनके ज्यादा नजदीक में होना चाहिए, ताकि अधिक दूरी से हमें परेशानी भी न हो और ज्यादा नजदीकी से भी हमें परेशानी न हो। यानी कि मध्य वे में हमारी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये कई ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रख के हमें स्थान का चयन करना चाहिए। यानी कि जो हम भूमि ले रहे हैं मकान बनाने के लिए, उस भूमि की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से हमें ये जितनी भी मैंने आपको परिस्थितियां बताई है उन परिस्थितियों से हमें परेशानी न हो। सेकेंड आता है भूमि का चयन। ये था स्थान का चयन, यानी कि जिस जगह पे हम भूमि ले रहे हैं, ठीक है ना, जो हम प्लॉट ले रहे हैं वह किस स्थान पर ले रहे हैं उसका चयन था स्थान का चयन। अब आता है हमारा भूमि का चयन। भूमि का चयन यानी कि जो हम भूमि ले रहे हैं जिसपे हमें मकान खड़ा करना है, उस भूमि कैसे होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि जो भूमि, हमारा जो मकान खड़ा होता है वह किस पे खड़ा होता है, भूमि पे। तो वहाँ की जो मिट्टी है वह क्या होनी चाहिए, कैसी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, अच्छी भूमि होनी चाहिए, जिसके कारण कि हमारा जो घर का निर्माण हो, घर जो बने वह भी क्या बने, मजबूत बने। उस दीवारें है, मकान है, जो भी बन रहा है वह क्या होना चाहिए, मजबूत बने। इसके लिए हमें भूमि का चयन अच्छे से करना चाहिए। भूमि के चयन के अंतर्गत आती है कई तरह की भूमि, जिसमें कि सबसे पहले आती है रेतीली भूमि, ठीक है। रेतीली भूमि के बाद आती है चिकनी भूमि, कंकरीली यानी कि कंकड़ युक्त भूमि, और या पथरीली। कंकरीली या पथरीली भूमि, भराव भूमि, भराव भूमि को दूसरे नाम में क्या कह सकते हैं, बनाई गई भूमि, जिसको कि हम बनाते हैं। भराव भूमि या बनाई गई यानी कि हमारे द्वारा तैयार की गई भूमि। भराव भूमि के बाद आती है चूने या मैग्नीशियम युक्त भूमि। ये है पांचों जो पॉइंट है वह किसके हैं, भूमि के। यानी कि भूमि का चयन करते समय हमें इन सारे भूमि के बारे में अध्ययन होना जरूरी है।
सबसे पहले आती है रेतीली भूमि। तो रेतीली भूमि क्या होती है, यह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें जो है पानी सोखने की जो क्षमता होती है या इसका जो गुण है वह क्या होता है, विद्यमान रहता है, जिससे कि सिकन आने की संभावना क्या बन जाती है, कम रहती है। यानी कि पानी को अच्छे से ये सोख सकती है भूमि, रेतीली भूमि, जिससे कि जो भी हम बरसाती पानी है या दीवारों में या जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो उस समय जो भी मकान में पानी होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, वो ये भूमि अच्छे से सोख लेती है, ताकि नींव में क्या पानी की मात्रा अत्यधिक नहीं रहे, जिससे कि जो मकान खड़ा हो रहा है वह क्या बने, मजबूत बने, कमजोर न हो पाए। इसके लिए रेतीली भूमि होनी अच्छी रहती है। फिर सेकंड आती है चिकनी भूमि। तो चिकनी भूमि यह अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक पानी सोखने का अवगुण होता है, यानी कि पानी को लंबे समय तक यह सोख कर नहीं रख सकता, ठीक है ना, जिससे कि सीलन आने की संभावना बनी रह सकती है। इसलिए चिकनी भूमि ज्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट आती है कंकरीली या पथरीली भूमि। कंकरीली या पथरीली भूमि की, इसमें क्या होता है कि पानी जो है रिस रिस कर जो जमीनों में नीचे की तह तक जो चला जाता है, यानी कि कंकरीली या पथरीली भूमि होगी तो इसमें क्या होगा, पानी जो है वह नीचे तह तक पूरी तरह चला जाएगा, या फिर ऊपर से जो बहेगा पानी वह ऊपर से बहकर निकल जाएगा, और जो नीचे चला जाता है वह पूरी तरह से नीचे से बहकर चले, क्योंकि इनमें जगह जगह क्या होते हैं, जगह बनी होती है, जिसके कारण पानी आसानी से पूरी तरह नीचे तह जमीन में चला जाता है, जिससे कि इनमें ये पानी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकेगा, और एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा तो मकान के द्वारा इसको सोखने की आशंका नहीं रहेगी, जिससे कि सीलन कम आएगी। फिर आती है भराऊ भूमि और बनाई गई भूमि। भराऊ भूमि और बनाई गई भूमि क्या होती है कि इसमें मजबूती और स्वास्थ्य की दृष्टि से इस भूमि को बनाया जाता है, यानी कि इसका निर्माण अगर मजबूती और स्वास्थ्य की तरफ हम देखें तो उस वे में ये जो भूमि होती है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए और मजबूती के वे में ये अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस भूमि को क्या किया जाता है, कूड़ा करकट है, पत्थर है, मिट्टी, गोबर, मल मूत्र, इनके द्वारा क्या किया जाता है, भर दिया जाता है, और उनके द्वारा भरकर इस भूमि को तैयार किया जाता है, जिससे कि विषैली गैसें बनती है, अशुद्ध वायु बनती है, और वो जो भूमि होती है वह क्या होती है, पूरी तरीके से अशुद्ध होती है। इसलिए इस भूमि को मकान बनाने की दृष्टि से उपयोगी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आती है चूने और मैग्नीशियम युक्त भूमि। ये जो होती है इसमें भी इस तरीके से, यानी कि चूने और मैग्नीशियम से जो भूमि तैयार की जाती है उसमें भी पानी सोखने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि यह गुण उसमें उपस्थित रहता है, जिससे कि पानी पूरी तरीके से नमी को सोख लिया जाता है और सीलन आने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरीके से जब हम भूमि का चयन कर रहे होते हैं तब हमें इन सारी भूमियों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, ताकि कि इनमें से सबसे अच्छी भूमि रेतीली भूमि है या फिर चूने मैग्नीशियम की या कंकरीली भूमि, यानी कि इन तीन भूमियों का चयन करें तो हमारा मकान मजबूत और अच्छा रहेगा। लेकिन चिकनी भूमि और भराऊ भूमि हमारे मकान निर्माण के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो इस तरीके से इन पॉइंटों के बारे में समझने के बाद हमें भूमि का चयन अच्छे से हम कर पाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है अमुक दिशा का चयन। अमुक दिशा का चयन का मतलब क्या है कि दिशा का चयन, यानी कि हम जो भी मकान जो बना रहे हैं उसकी दिशा, यानी कि उसका मेन गेट किधर होना चाहिए, खिड़की दरवाजे किधर खुलने चाहिए, रसोई घर किधर होना चाहिए, शयन कक्ष किधर होना चाहिए, ठीक है, और मंदिर किधर होना चाहिए, उसके मुख्य दरवाजे की जो दिशा है, मंदिर जो हम स्थापित करते हैं भगवान को, वो किस दिशा में होना चाहिए, यानी कि दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानियां है, कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो दिशा का ध्यान रखते हुए हमें घर का निर्माण करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत कई तरीके की, जैसे कि इस जो भी दिशा का जो ज्ञान है वह उसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ओरिएंटेशन कहा जाता है, यानी कि आकाश के पूर्वी भाग की दिशा में
होना मकान का, यानी कि इसमें अलग अलग, जैसे कि जो मेन द्वार है वह दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जिस कमरे में हम कार्य कर रहे होते हैं दिन को वह उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, शयन कक्ष जो है वह हवा के बहने की दिशा में होना चाहिए ताकि हमारे कमरे में सोते समय ठंडी हवा और शुद्ध हवा आ सके। भोजन जो कक्ष है वह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, अध्ययन कक्ष है वह उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो इस तरीके से हर कमरों की अपनी अलग अलग दिशाएं होती है, तो ये दिशा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। दिशा ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हम कमरे बनाते हैं या हम अपना मकान का निर्माण करते हैं तो उससे हमें ही सुविधा मिलती है, शुद्ध वायु का आवागमन होता है, प्रकाश का आवागमन होता है, उससे हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अमुक दिशा का, वो उसके बाद आता है मकान की बनावट। बनावट या संरचना या इसको कह सकते हैं नक्शा, यानी कि सबसे पहले हमने स्थान का चयन किया, उसके बाद भूमि का चयन किया, भूमि के बाद उसकी हर कमरों की दिशा का चयन किया, उसके बाद आता है उसका नक्शा, यानी कि मकान की बनावट या उसका नक्शा कि हमें कौन सा रूम किधर बनाना है, किचन किधर बनाना है, ठीक है, शयन कक्ष किधर बनाना है, बेडरूम हॉल किधर बनाना है, सीढ़ियां किधर बनानी है। तो इस पूरे घर का जो नक्शा है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है मकान की बनावट कहा जाता है। ये जो भी नक्शा हम बनाते हैं वह परिवार की सारी आवश्यकता, उपयोगिता, स्थानीय परिस्थितियां, जलवायु, आर्थिक स्थिति, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप हमें यह बनाना चाहिए। यानी कि जितना भी हम परिवार के जो भी सदस्य है उन सबको किसी भी तरह की उस घर में परेशानियां न उत्पन्न हो, ठीक है, उन सब की चीजों का ध्यान रखते हुए हमें घर का नक्शा तैयार करना चाहिए, क्योंकि घर का निर्माण ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि हम बार बार या थोड़े थोड़े समय में वापस पुनः नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक ही बार में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें घर का निर्माण करना चाहिए। फिर अगला इसमें जो है कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि भवन का बाहरी खुला स्थान, मकान की जो बनावट यानी कि जो हम नक्शा तैयार करते हैं उसके अंतर्गत जैसे मैंने कमरे हैं, दीवारें हैं, छत है, नींव है, फर्श है, सीढ़ियां है, दरवाजे, खिड़कियां है, वो इन सारी चीजों का ध्यान होना चाहिए, जिसमें कि सब भवन का जो बाहरी खुला स्थान होता है उसका ध्यान, जिसमें कि हम गैराज कहते हैं या खुला स्थान जिसमें हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं आराम से, बाद शाम के समय, सुबह के समय हम बगीचा बना सकते हैं, गैराज बना सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ खुली जगह भी हमें देनी चाहिए। नींव यानी कि जो हम जिसपे हम घर का निर्माण कर रहे हैं उसकी नींव कैसी होनी चाहिए, जब नींव मजबूत होगी तो ही घर जो है वह मजबूत बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम स्टडी में कहते हैं कि बच्चे का जो बेसिक है वह क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर बेसिक मजबूत होगा तो ही वह आगे की पढ़ाई को अच्छे से कर पाएगा, लेकिन बेसिक ही कमजोर होगा तो आगे की वह पढ़ाई नहीं कर पाएगा। फिर आता है छत का निर्माण, तो छत जो है वह क्या होनी चाहिए, कुछ ऊंचाई पर होनी चाहिए, ताकि जो जैसे जैसे फर्श का निर्माण होता है यानी कि फर्श बनता है तो छत ऊंची होने से क्या होता है, भविष्य में भी अगर उसको ऊंचा लिया जाए तो छत अच्छे से, जब छत ऊंचाई पर होती है तो जो कमरा भी है वह बड़ा दिखता है और हवादार रहता है। फिर आते मंच यानी कि जो सीढ़ी आगे का जो जिसको कि हम कहते हैं चबूतरा, तो वह भी बनाना चाहिए ताकि हम अच्छे से उस पे बैठ सके, चढ़ सके अच्छे से। फिर दीवारें, बाहर की दीवार है जिसको कि हम भाड़ झेलने की दीवार भी कहते हैं। कुछ आंतरिक दीवारें होती है जो कि दो कमरों के बीच में पार्टीशन का काम करती है, यानी कि दो कमरों को जोड़ने का काम करती है। वह दीवार होती है जिसके सारे की घर की दो कमरे जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके की दो अलग अलग दीवारें होती है, तो दीवारें भी मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरीके से सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी ऐसी बनानी चाहिए, ज्यादा उसमें डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी सीढ़ियां भी नहीं बनानी चाहिए जिससे कि हमें चढ़ाई में क्या हो रही है, अधिक थकावट महसूस हो। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, घर के नक्शे का निर्माण होता है, यानी कि घर की जो मकान की जो बनावट है वह अच्छे से बनी रहे। उसके बाद आते हैं
समुचित संवातन। अगला पॉइंट आता है समुचित संवातन। संवातन का मतलब समुचित संवातन यानी कि जो भी हम मकान का जो नक्शा बना रहे हैं या उसमें जो भी कमरे जो भी कक्ष हम बनाते हैं तो उसमें संवातन यानी कि शुद्ध वायु का आवागमन का स्थान होना जरूरी है। यानी कि खिड़की दरवाजों का होना, रोशनदान का होना, ये सारी वेंटिलेशन का बनाना, ये सारी सुविधाओं का होना बहुत ही जरूरी ताकि कि अंदर की अशुद्ध वायु बाहर जा सके और बाहर की शुद्ध वायु अंदर आ सके, जिससे कि हमें अच्छा वातावरण मिल सके और हम शुद्ध वायु को ग्रहण कर सके, प्रकाश अच्छे से आ सके। जब प्रकाश घर में नहीं आता है तो क्या होता है, इससे कि अंदर का जो वातावरण है वह अशुद्ध बना रहेगा, रोशनी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके कारण कि घर में जो है वह क्या होगा, अशुद्ध बना रहेगा और अंधेरा सा घर लगता है। तो इस वजह से घर में पूरी तरीके से प्रकाश होना चाहिए, धूप मिलती रहे, अंदर रोशनी भी अंदर आनी चाहिए और साथ साथ में शुद्ध वायु भी अंदर आनी चाहिए। तो इस तरीके से समुचित यानी कि शुद्ध संवातन का आवागमन होना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आती है पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था करना यानी कि जो भी हमने घर का निर्माण किया उसमें पानी की व्यवस्था भी होना जरूरी है। एक तरीके से हम भोजन के बिना फिर भी कुछ दिन तक निकाल सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं। पानी से बर्तन धोए जाते हैं। सबसे पहले तो पानी हमारे पीने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब ये सुविधा ही नहीं होगी तो हम पानी की व्यवस्था ही नहीं होगी तो हम पानी कैसे पिएंगे, पानी का सेवन हम नहीं कर पाएंगे, तो जिससे कि हमारा जीवित रहना भी असंभव है। तो जीवित रहने के लिए पानी की व्यवस्था होना सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोगी है। पानी की व्यवस्था, उसके अलावा घर के जो भी हम कार्य करते हैं जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, उन सारे कार्यों में यानी कि घर की जो भी हम साफ सफाई करते हैं, जो भी व्यवस्था करते हैं, उसमें पानी की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी है। पानी की व्यवस्था के बाद आता है विद्युत व्यवस्था। विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है, बिजली की व्यवस्था, यानी कि पानी की व्यवस्था के बाद आता है बिजली की व्यवस्था होना। अगर बिजली की व्यवस्था ही नहीं होगी, किसी घर में कई बार होता है कि घर में पूरी तरह प्रकाश नहीं आ पाता है, तो अगर दिन को तो फिर भी अगर किसी घरों में आ भी जाता है तो प्रकाश की सुविधा होती है, तो रात के समय यानी कि जब दिन ढलने वाला होता है तो उसके बाद प्रकाश की जरूरत पड़ती है, यानी कि बिजली की बहुत ही जरूरत पड़ती है। सारे कार्य बिजली के बिना क्या हो जाएंगे, हमारे बंद हो जाएंगे। दिन को तो हम प्रकाश की रोशनी में वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय हमें बिजली की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई के लिए है, घर के कार्य करने के लिए है, अन्य मनोरंजन के क्षेत्र में है, हर तरीके से जो भी हम कार्य रात्रि में करते हैं उनके लिए क्या होता है, बिजली की ज्यादा जरूरत होती है। तो बिजली की व्यवस्था का भी होना जरूरी है। गर्मी के दिनों में फैन चलाते हैं, पंखे की जरूरत होती है, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। इन सारी चीजों के लिए क्या होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। कई बार जो हम बचत उपकरण होते हैं हमारे, जैसे कि किचन में ही है, तो जैसे फ्रिज है, ओवन है, ये सारे जो मिक्सी है, ये सारी जो चीजें उपकरण है वह किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। प्रेस है, कपड़ों के जो हम इस्त्री करते हैं, तो इस तरीके से टीवी है, मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी है। तो ये सारी जो भी चीजें है, ये सारे उपकरण किससे चलते हैं, बिजली से। बिजली के बिना ये सारे उपकरण कार्य नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे कार्य में क्या आ सकती है, रुकावट आ सकती है। तो इन सारे उपकरणों को यूज में लेने के लिए, हमारे कार्य को अच्छे से बनाए रखने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये जो भी व्यवस्था है उसके लिए क्या बिजली की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। फिर लास्ट आता है मलमूत्र का निष्कासन करना। ठीक है, मलमूत्र का निष्कासन या गंदे जल का निष्कासन करना। गंदे जल का निष्कासन
यानी कि जो भी हम बर्तन धोते हैं, तो कपड़े धोते हैं, रसोई बनाते हैं, तो उस समय जो भी गंदा पानी होता है वह मल मूत्र जो त्यागते हैं, तो ये जितने भी जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनका निष्कासन करने के लिए उसकी सुविधा, उसके लिए अलग से पाइपलाइन होना जरूरी है, ताकि वह पाइपलाइन किसके कहाँ पे छोड़ी जाती है, सीधा सिविल लाइनों में छोड़ी जाती है, जिससे कि वह सारा जो गंदा जल होता है वह बाहर आसानी से निष्कासित किया जा सके। अन्यथा ये सारी सुविधा नहीं होगी तो इसका पानी सारा कहाँ इकट्ठा होगा, हमारे घरों के आसपास इकट्ठा होगा। नालियों की सुविधा नहीं होगी तो घर के आसपास ही खुली जगह में इकट्ठा होगा, जिससे कि गंदगी जमा होगी। गंदगी जमा होने से मच्छर है, अन्य जो कीड़े मकोड़े वह पैदा होंगे, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं, और यानी कि हमारे चारों तरफ क्या फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। तो इसके लिए बीमार ना हो, बीमारी ना फैले, संक्रमण ना हो, हमें घर के चारों तरफ गंदगी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, घर में नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए नालियों की व्यवस्था हर जगह पे, जैसे कि हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तो उसके लिए बाथरूम में है, मलमूत्र त्यागते हैं तो बाथरूम में, किचन के लिए बर्तन धोते हैं, हम खाना पकाते हैं तो उसका जो गंदा पानी बहाया जाता है तो उसके लिए, हाथ धोने के लिए सिंक जो होते हैं उसके लिए, तो हर तरीके से ये सारी चीजों के लिए जो भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, जल, यानी कि जल की हम व्यवस्था करते हैं। तो इस व्यवस्था को, जल की जो हम व्यवस्था करते हैं तो उससे जो गंदा जल निकलता है तो उसके निष्कासन के लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि जो भी गंदा पानी है उसको बाहर जाने की उसकी व्यवस्था होनी जरूरी है, ताकि कि उसकी जो वो गंदगी है वह हमारे घर में या घर के आसपास इकट्ठी न हो, जिससे कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी या गंदगी महसूस या अशुद्ध वायु ग्रहण नहीं करनी पड़े। तो उसके लिए इसका निष्कासन होना भी बहुत जरूरी, उस सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट थे। स्थान का, सबसे पहले स्थान का चयन करना, स्थान के बाद भूमि का चयन करना, भूमि के बाद दिशा का चयन करना, मकान का नक्शा, समुचित संवातन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, मलमूत्र और या गंदे जल का निष्कासन। यानी कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए या इन सब पॉइंटों के बारे में जानकारी प्राप्त करके या ज्ञान होने के बाद ही हमें गृह निर्माण की योजना बनानी चाहिए। यानी कि घर का निर्माण करने से पहले, घर बनाने से पहले हमें इन सारी बातों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना चाहिए, या इस सब का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हमें घर का निर्माण करना चाहिए, घर बनाना चाहिए, ताकि ये घर, जो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो घर बनाया जाता है उसमें हमें किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है या किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थितियां या प्राकृतिक विपदाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम पूरी तरह हमारी जितनी भी आवश्यकता, उपयोगिता है, स्थानीय परिस्थितियां, जलवायु, आर्थिक स्थिति, उन सबका ध्यान में रखते हुए अगर हम मकान बनाएंगे तो हम उसमें सुविधा पूर्वक रह सकेंगे और आसानी से अपना जीवन यापन खुशी खुशी व्यतीत कर पाएंगे। अन्यथा इन सब का ज्ञान न होकर और हम अपने हिसाब से अगर मकान बनाएंगे तो उसमें हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और स्वयं का मकान होते हुए भी हमें कई तरीके से आराम से हम उस मकान में नहीं रह पाएंगे और हमें कई तरह की कठिनाइयां महसूस होगी। तो इसलिए परिवार का सदस्यों का ध्यान रखते हुए और इन सारी बातों को का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हमें घर का निर्माण करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में आज की कक्षा में हमने गृह निर्माण की योजना के बारे में पढ़ा है। इस योजना के क्या सिद्धांत होते हैं, फिर उसके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।